हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि हम लोग एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसको हमने जीएस फाउंडेशन नाम दिया था। और इस जीएस फाउंडेशन में जैसा कि हम लोगों ने उस पे मेंशन भी किया था कि आपके जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं प्लस उत्तराखंड के सब्जेक्ट हैं, दोनों ही सब्जेक्ट हमारे द्वारा कवर किए जाएंगे। और उसी मैसेज के बाद कुछ बच्चों के हमारे पास डाउट आए थे या कुछ बच्चों ने हमें सजेस्ट किया था कि सर आप प्लीज़ अपनी डेमो क्लास एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि आप किस तरीके से बैच पढ़ाएंगे और आपका क्या फॉर्मेट रहने वाला है बैच का। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं डेमो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस पे मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा कि आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, जो भी हमारे पेड ग्रुप में शुरू होने वाली हैं, जिसका प्राइस और उसमें कैसे रजिस्टर करना है ये भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से पोस्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी ये इसकी डेमो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें जिस तरीके से भी आप लोगों को कोर्स लेना है ये आप लोगों के लिए थोड़ी देर में टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि आप इस बैच में इनरोल हो सकें। देखो, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का मेरा क्या मोटिव है, कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट भी किया था कि सर आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए, या ऑनलाइन आप जिस तरीके से भी पढ़ाएंगे आप लोग हमको उस बैच में ऐड कर दीजिए या ऑनलाइन क्लासेस आप शुरू करिए। देखो, अभी ऐसा होगा कि आप में से बहुत से लोग कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल होंगे। ठीक है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, या तो मंथली फीस के बेसिस पे आप लोग उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल होंगे, या आपका होगा वन टाइम परचेज। ठीक है। इन दोनों ही तरीके से आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या तो इनरोल होंगे या आप खुद से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जितना भी मैंने अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट और अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझा है, तो उनकी पढ़ाई में बेसिकली क्या दिक्कत आ जाती है, या तो वो लोग अपना टाइम पे सिलेबस पूरा नहीं करते। आप जब उनसे क्लासेस लेंगे या तो वो टाइम पे सिलेबस पूरा नहीं करेंगे, या आपको उनकी क्लासेस लेने के बाद भी किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप आते हुए क्वेश्चन भी अपने एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। या तीसरी चीज़ उनके साथ क्या होती है कि पीवाईक्यू से बहुत कम लोग अलाइंड होते हैं, पीवाईक्यू को बिल्कुल भी ध्यान में न रखकर वो लोग अपनी क्लासेस पढ़ाते हैं। देखो, मंथली वालों का तो ये है कि वो लोग आपसे मंथली फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के भी अपना जो कोर्स है उसको बहुत ज़्यादा लेंदी बनाते हैं ताकि आप लोग मंथली उनको पे करते रहें और उनकी कुछ ना कुछ इनकम बनती रहे। और वन टाइम परचेज़ वालों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत बार होती है कि एक बार आप लोगों ने उनको परचेज़ कर लिया या उनका कोर्स परचेज़ कर लिया, फिर आपके पास भी ऑप्शन नहीं होता है कि उनको आप लोग क्विट कर सकें। फिर आपको कैसे ना कैसे उसी कोर्स को पूरा करना होता है। और आप जैसे इन कोर्सेज़ की फ़ीस देखेंगे, जैसे मैं पीसीएस का ही बताऊँ तो पीसीएस में जो फाउंडेशन कोर्स अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो लगभग उनकी फ़ीस 10, 15, 20 हज़ार ऐसे होती है। अगर आप ग्रुप सी की बात करेंगे तो ग्रुप सी की लगभग 5,000 से 7,000 रुपये फाउंडेशन बैच को चार्ज करते हैं। तो उनमें क्या होता है, ना तो आप लोगों को उतनी क्वालिटी मिल पाती है, ना आपका सिलेबस पूरा हो पाता है, ना आपके पीवाईक्यू कवर हो पाते हैं, ना ही आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस उतना अच्छा आ पाता है। देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मैं अपना कोर्स बेचने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनकी प्रायोरिटी एग्ज़ाम ना होकर आप लोगों से कैसे न कैसे आपकी फ़ीस ऐंठना होती है। ठीक है? तो मैं इसके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और जो मैंने ऑनलाइन क्लासेज़ ये शुरू करी है, इसमें मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मैं अपना कोर्स आपको ज़बरदस्ती डरा के नहीं बेच रहा हूँ कि आप लोग इसी कोर्स में इनरोल होइए। ठीक है? आप ये डेमो लेक्चर देखिए, अगर आपको लगता है कि ये बहुत सिस्टमैटिक है और पीवाईक्यू बेस्ड है, या आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो इसके साथ-साथ क्लियर हो रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है किसी भी टॉपिक को लेकर अगर वो बढ़ रहा है, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको जॉइन करना चाहिए। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब ऐसा होगा कि सर मैंने तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ीस दे दी है, सर अभी तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपकी भी जो क्लासेस हैं उसको जॉइन कर सकूँ। तो ये कंपल्सरी नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि आप लोग मेरी क्लासेस जॉइन करोगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखिए। ठीक है? जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस को ध्यान में रखिए। ठीक है? और पीवाईक्यू को ध्यान में रखिए। इसके आधार पर आपको क्या करना है, आप फ्री रिसोर्सेज़ का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। या तो आप यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिए किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के में, या आप एआई का अच्छा यूज़ करिए। जैसे आपका चैट जीपीटी है, जेमिनी है, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए।
मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल हैं, बट उनका कोर्स टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा, या उनको किसी भी सब्जेक्ट में लेकर अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो पा रही है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोग मेरा ही बैच ज्वाइन करें, तो आप अपने फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करिए, यूट्यूब और एआई का यूज़ भी आप लोग उसमें कर सकते हैं। एट द एंड आपका ये मोटिव होना चाहिए, कैसे भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। एट द एंड आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। देखिए, अभी आपने कहीं भी फीस दी होगी, या आपने कहीं भी अपने रुपए खर्च किए होंगे ऑनलाइन कोर्स में, या आपने मंथली कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करी होगी, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो आज नहीं तो अगले महीने या अगले साल आप कैसे ना कैसे उसको फिर से मैनेज कर लोगे। लेकिन जो आपका टाइम है, ये फिर वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 2026 में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास दोबारा आने वाली है, चाहे वो यूके एसएससी के एग्ज़ाम हो या आपके यूके पीएससी के एग्ज़ाम हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं। अगर आपने इस बार इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो मुझे भी नहीं पता कि, या आप लोगों को भी इस बारे में नहीं पता होगा कि आपके लिए नेक्स्ट वैकेंसीज़ कब तक आएँगी, ठीक है। तो मैं वही आपसे बार-बार बोल रहा हूँ कि पैसे से ज़्यादा अभी आप लोग अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, ठीक है। टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, आपको ये सोच के बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि आपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो अभी पूरा कोर्स मैं यहीं से करूँगा। अगर आपको हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे पॉलिटी, तो आप उसको यूट्यूब से कर लीजिए, चैट जीपीटी से कर लीजिए। कुछ आपको अदर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी अदर फ्री रिसोर्सेज का यूज़ कर लीजिए। अगर आप इतना कैपेबल हैं, आपको लगता है कि मैं, जो हमारा मिनिमम अमाउंट है हमारे कोर्स का, अगर आप वो पे करने में कैपेबल हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को, मुझे लगता है कि इस बैच में जॉइन होना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल है। और इस बैच में मैं क्या ख़ास ऐसा करने वाला हूँ जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा-सा मुझे अलग बनाएगा, ठीक है? ये मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, इसमें मैं मोस्टली पीवाईक्यू कवर करने का ट्राई करूँगा, जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के पूछे गए हैं, ठीक है? दूसरा क्या होगा, जो भी मेरे नोट्स बनेंगे, जो भी क्लासेस मेरी यहाँ पे चलेंगी, उसको मैं पीवाईक्यू से अलाइन होके चलाऊँगा। पीवाईक्यू से अलाइन का क्या मतलब है, अगर पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा गया है, तो मैं अभी नोट्स या मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं उसके अदर डायमेंशंस भी यहाँ पे कवर करूँ, कि उसने पिछले बार अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, तो अभी वो दूसरे डायरेक्शन में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग उसका आंसर करने में कैपेबल हो जाओगे। तीसरा क्या होगा, मुझे लगता है कि आपको इस क्लासेस में आने के बाद नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, ये दोनों एक साथ आएगा। नॉलेज और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो होगी ही इसमें, ठीक है। इसमें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो होगी, साथ में आपको इस क्लासेस के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा हर सब्जेक्ट को लेकर, और हर तरीके के टॉपिक को, हर सब्जेक्ट की आपके अंदर काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, आने वाले लेक्चर में जो आप लोग देखोगे, उसमें आपको ये पता भी लगेगा कि मेरी क्लासेस किस किस तरीके से चलने वाली हैं। और एक और बात रही इसमें, कि आपने जिस तरीके से अभी पीवाईक्यूज़ या रिसेंट आपने ग्रुप सी के एग्ज़ाम देखे होंगे, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम भी अब ग्रुप सी तक सीमित नहीं रह गए हैं। ये ऐसे एग्ज़ाम नहीं हैं जो आज से 5-6 साल पहले पूछे जाते थे। अब जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं, वो उनका लेवल लगभग पीसीएस के प्री को टच करता है, और ये आपने रिसेंट एग्ज़ाम्स में देख भी लिया होगा। अब केवल आपका रट के इसमें काम नहीं चल पाएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। अगर रट के आपका इसमें काम चलने वाला नहीं है, अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँगे। तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दी है कि इस क्लासेस में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और इस क्लासेस की क्या ख़ासियत होंगी, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि नॉलेज होना, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सको, ठीक है? हो सकता है कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, वो भी एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाए, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपसे थोड़ा-सा कम नॉलेजेबल है, फिर भी वो एग्ज़ाम क्रैक कर जा रहा है। तो इसका वही रीज़न है कि अगर आप पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ेंगे, तो आप केवल नॉलेजेबल इंसान बन पाओगे, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और इन क्लासेस के माध्यम से मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि केवल आपको नॉलेजेबल इंसान बनाया जाए। बार-बार मैं पीवाईक्यू आपको, जो भी आए हैं रिसेंट एग्ज़ाम्स में, पीवाईक्यू उत्तराखंड के अदर एग्ज़ाम्स में, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, उससे रिलेटेड अगर जो भी पीवाईक्यू आएगा, वो भी मैं अपनी क्लासेस में ऐड करूँगा, कि
लास्ट ईयर इस वाले टॉपिक से ऐसा PYQ पूछा गया था, तो आने वाले टॉपिक में या आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा भी इससे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं अपने क्लासेस की फ्रेमिंग करी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है इसमें कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, ठीक है। ये मेरी साइड से आप लोगों के लिए क्या क्या काम होगा। ये तो है अभी डेमो लेक्चर। इसके बाद क्या होगा, सभी आपको लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। सभी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, जिसको आप जो आपको कहाँ मिलेगा, एक प्राइवेट चैनल टेलीग्राम में बनाया जाएगा। उसमें आपको हर दिन लेक्चर वहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपके लिए डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग के लिए क्या किया जाएगा, हर दिन लिमिटेड टाइम के लिए चैट ऑन की जाएगी और उसके माध्यम से आप लोग अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आपके डाउट या तो मैं वॉइस मैसेज के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, या आपको टेक्स्ट के माध्यम से वहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेरी साइड से। आप लोगों को क्या करना है अपनी साइड से, ठीक है। आपको अगर आप पेड बैच लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक नई नोटबुक बनानी, A4 शीट और अनरूल्ड, ठीक है। उसमें जो भी यहाँ पे क्लासेस में आपको मेरे जो पहले से लिखे हुए नोट्स हैं वो, प्लस मैं साथ साथ में कुछ लिखाऊंगा, वो दोनों ही चीज़ों को आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। और जो आप लोग नोट्स बनाओगे उनके बीच में आपको थोड़ा बहुत गैप भी रखना है। और उस गैप को आप कैसे फिल करोगे, जो भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसकी आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो हो सकता है कि आपके पास ज्योग्राफी की दृष्टि की बुक हो, ठीक है। या आप लोग लूसेंट से पढ़ रहे हो, या आप लोग NCERT से पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसके रनिंग नोट्स तो मेरे साथ बनाने ही है, उस टॉपिक को मेरे साथ समझना ही है। साथ साथ आप क्या करोगे, अपनी रेफरेंस बुक से भी उसी दिन उस टॉपिक को पढ़ोगे, और जो मैंने बोला यहाँ पे हल्का सा गैप रखोगे, उसमें से वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दोगे। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे तो आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये क्लासेस करी तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। दूसरा ये होगा, कहीं और से भी आपको कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं और से भी आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अपनी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए उसके बाद, बट आपको क्लासेस कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आप लोगों से अभी यहाँ पे कहना चाहता हूँ। और जो अभी मैं डेमो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चुना है, ठीक है। देखो अब मैं इसका भी आप लोगों को रीज़न बताता हूँ कि मैंने ज्योग्राफी को ही क्यों चुना आप लोगों का डेमो लेक्चर बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आप लोग भी ये मानते होंगे कि जितने भी GS के सब्जेक्ट हैं थोड़ा सा टफ है ज्योग्राफी को समझाना, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लस आपको डेटा भी लिखाना होता है। जितने भी GS के सब्जेक्ट हैं मुझे ये लगता है, और आप लोग भी इस बात को मानेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है ज्योग्राफी को समझाना, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं और डेटा है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक डेमो वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट भी मैं आप लोगों को बहुत ईजिली समझा पा रहा हूँ तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि पॉलिटी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जिसमें कहीं ना कहीं आपको रटना ज़्यादा पड़ता है, समझना कम पड़ता है, तो वो भी आप लोगों के बहुत ईजिली यहाँ पे कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी कि हमारे क्लासेस का फॉर्मेट क्या होगा, आप लोगों को अपने एंड से क्या करना है, और जो भी आपको पेड ग्रुप है इसमें कैसे इनरोल होना है ये अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे।
और मेरे जो ये क्लासेस हैं इसकी क्या क्या खासियत होंगी, ठीक है। और ये मैं केवल यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, अभी आप जो डेमो लेक्चर देखोगे उसमें आपको ये चीज़ें रियलाइज़ भी होंगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट पर, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो पाओगे उन एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझने में, साथ साथ ही उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ ज्योग्राफी का एक लेक्चर जो आपके लिए एक डेमो की तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अभी ये मेरा डेमो लेक्चर है, इसमें हम ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। देखो, ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक में बता दूं। जब आप यहाँ पे ज्योग्राफी मेरे द्वारा यहाँ पे कवर की जाएगी, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो अभी जो आप क्लास यहाँ पे करोगे, ये जो डेमो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें मैं अभी करूँगा आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत। एक बार हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो इस यूनिवर्स का पार्ट है या ब्रह्मांड का भाग है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है ब्रह्मांड का भाग है। इसको मैं अगर आपको और डिटेल में बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारी पृथ्वी का पूरे यूनिवर्स या पूरे ब्रह्मांड में क्या वैल्यू है या उसका क्या साइज है, इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसे समझाता हूँ। माना ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। हालांकि अब तक ब्रह्मांड का जो पूरा साइज है इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। इसका कुल आकार कितना बड़ा है ये भी अभी हम लोगों को पता नहीं है। फिर भी मैंने माना कि ये पूरा भाग क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक है। ये जो ब्रह्मांड है ये छोटी छोटी आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ठीक है। लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये जितने भी डॉट हैं ये सब आकाश गंगाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाली आकाश गंगा को जूम करके आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब ये आकाश गंगा में भी इतने सारे और डॉट्स होंगे, ठीक है। जो मैंने इस एक आकाश गंगा को पकड़ के जूम करके आप लोगों को दिखाया है, इसमें इतने सारे डॉट्स हैं। इन डॉट्स का क्या मतलब है, ये सारे इतने इसके अंदर सौर मंडल हैं। इस सौर मंडल से भी मैंने इस वाले सौर मंडल को जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक सौर मंडल को इसमें जूम करके दिखाया, तो इसमें बीच में आ गया सन और यहाँ पे कहीं पे आएगी हमारी अर्थ। इतनी बात आ गई समझ में। हमने सबसे पहले क्या देखा, जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू किया, इसको हमने यूनिवर्स से शुरू किया, ठीक है, ब्रह्मांड से शुरू किया। ब्रह्मांड का हमें वास्तविक आकार अब भी नहीं पता है कि कितना विशाल है, निरंतर इस बारे में शोध या रिसर्च की जा रही है। फिर भी मैंने एक बॉक्स में आपको दिखाया, अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स का मतलब है आकाशगंगा। लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं से मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इनमें से एक आकाशगंगा को मैंने आपको जूम करके दिखाया, तो उस आकाशगंगा को मैंने यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखा दिया। अब आकाशगंगा के अंदर क्या होते हैं, लाखों करोड़ों क्या हैं, सौर मंडल हैं। उस सौर मंडल से भी मैंने एक सौर मंडल को और जूम करके दिखाया आपको। उस सौर मंडल में हमको पता चला कि ये तो हमारा सौर मंडल है, जिसके बीच में सन है और बगल में अर्थ है, ठीक है। अगर आपको इसको मैं वेन डायग्राम के माध्यम से समझाऊं, जो सौर मंडल और आपको ये आकाशगंगा के बारे में बताएगा, तो आप इसमें देखोगे, इस तरीके से इसे बना देता हूँ। अब जो मेरी जो पूरा यूनिवर्स था और हमारा सौर मंडल और आकाशगंगाएं थी, इसको मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है।
ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है इसको मान लो आप ब्रह्मांड, ठीक है। इस ब्रह्मांड का के अंदर का जो पार्ट है ये है आकाशगंगा। इस आकाशगंगा के अंदर का एक और जो पार्ट है ये है हमारा सौरमंडल, और इस सौरमंडल के अंदर एक छोटा सा ग्रह है, वो है हमारी पृथ्वी, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बड़ा करके समझाई थी, और इसी को मैंने यहाँ पे और आपको शॉर्ट में समझा दिया वेन डायग्राम के माध्यम से। ये वैल्यू है हमारी पृथ्वी की पूरे आकाशगंगा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। अब हम लोग देखते हैं अपने नोट्स ज्योग्राफी के। तो नोट्स में मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक से शुरू किया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग जब रात में आसमान की तरफ देखते हैं, वे सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वो क्या है? खगोलीय पिंड हैं। फिर से आप लोग देखिए, जो रात के समय में आसमान में चमकती है वो क्या है? खगोलीय पिंड हैं। अब खगोलीय पिंड के भी क्या होंगे? एक पार्ट है तारा। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ठीक है, अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, उसे हम लोग तारा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास क्या है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, जो क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम के संलयन के कारण सूर्य में क्या होती है? काफ़ी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। वहीं मैंने दूसरा एग्जाम्पल इसका लिखा है चंद्रमा। चंद्रमा को हम तारा नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को भी पता है कि जैसे हमारा यहाँ पे सन है और यहाँ पे हमारा मून है, तो जब सूर्य से लाइट पड़ेगी चंद्रमा में, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये है हमारा सन जिसकी अपनी लाइट है, अपनी ऊष्मा है। ये है हमारा मून, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन हमें रात में चमकते हुए दिखता है। ये कैसे दिखता है? जब से सनलाइट यहाँ पे पड़ती है, सूर्य की किरणें इसमें जब पड़ती हैं, ये रिफ्लेक्ट होके क्या होता है? हम लोगों को दिखता है, और इसी के कारण क्या होता है? चंद्रमा चमकता है, ठीक है। तो चंद्रमा के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है, तो इसे हम तारा नहीं बोलेंगे। हमने खगोलीय पिंड समझ लिया, हमने तारा समझ लिया। तीसरा आता है नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है अर्सा मेजर, बिग बेयर या सप्तऋषि। आपने कभी सप्तऋषि तारों का एक मंडल भी देखा होगा। जब आप कभी कभी आसमान में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे तारे, 7 तारे एक साथ एक अलाइंड वे में आपको दिखेंगे। इन्हीं 7 तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। और सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल का प्रकार है। अब आते हैं ग्रह। ग्रहों की क्या होती है? अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं अन्य तारों से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ को ही देख लें। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज लगाई है। ये जो यूएसए का अपोलो मिशन था, ठीक है, आपको पता होगा जो यूएसए का अपोलो मिशन था, जिससे एस्ट्रोनॉट कहाँ गए थे? चंद्रमा पे गए थे। तो जब वो चंद्रमा पे गए तो वहाँ से उन्होंने अर्थ की फ़ोटो खींची। तो आप ध्यान से देखिए, अर्थ यहाँ पे हमको क्या लग रही है? ब्लू कलर की चमकती हुई दिख रही है। ये देखो, ठीक है। ये इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देखो। ये इसमें आपको क्या दिख रहा है? अर्थ काफ़ी चमकती हुई नीले आकार की दिख रही है। जबकि ये हमें पता है कि अर्थ के अंदर भी जो हमारा पृथ्वी है, इसके पास भी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है। ये भी कैसे चमकता है? जब इससे सूर्य किरणें टकराती हैं तो परावर्तित होकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसका अपना प्रकाश होगा, लेकिन वास्तव में ये किसका प्रभाव है? सूर्य की किरणों का। तो ग्रहों के पास भी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, ये अन्य तारों से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हमारी अर्थ जो है अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। उसके बाद आता है सौरमंडल। हमारा जो सौरमंडल है वो किससे मिलकर बना है? सूर्य उसके केंद्र पे है, प्लस 8 ग्रह, प्लस उसके कुछ उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या बना है हमारा सौरमंडल। इसमें भी यदि आप ध्यान से देखोगे, 8 ग्रह मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे। उसमें से हमने किस ग्रह को हटा दिया ग्रह की श्रेणी से? प्लूटो को। उसको हम क्या बोलते हैं अब?
बौना ग्रह, ठीक है। प्लूटो को हमने क्या करा है, ग्रह की श्रेणी से हटा के उसको बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया है। और ये सब कब हुआ था, 2006 में, ठीक है। अच्छा, प्लूटो को जब हमने ग्रह से हटाया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाला, इसका क्या रीज़न था हमने उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया? देखिए, जब हमारे सौरमंडल में क्या होता है, हमारे जो ग्रह हैं, ये हमारा सन है, ठीक है। और ग्रह क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक पैराबोलिक पाथ में, ठीक है। ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब किसी भी चीज़ को हम ग्रह की कैटेगरी में कब रखते हैं, जब उसके रास्ते में कोई अन्य पिंड ना हो, अन्य पिंड ना हो। जैसे मैंने माना कि अर्थ है, जब अर्थ इसका चक्कर लगाएगी तो इस रास्ते में अर्थ के अलावा कोई अन्य छोटे छोटे पिंड नहीं होंगे। प्लूटो के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी, प्लूटो जब इसका चक्कर लगा रहा था तो प्लूटो के रास्ते में क्या हो गया था, अनेक छोटे छोटे क्षुद्र पिंड या उल्का पिंड आ गए थे, जिस कारण उसको हमने ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया सन 2006 में, ठीक है। हमने भी 3-4 चीज़ें बेसिक समझ ली। हमने देख लिया यहाँ पे खगोलीय पिंड क्या होता है, तारा क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है और ग्रह क्या होते हैं, और साथ साथ हमने सौर मंडल को भी समझ लिया। अब आते हैं उपग्रहों के बारे में, ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। देखो, ग्रह किसका चक्कर लगा रहे थे, सूर्य का, बट उपग्रह किसका चक्कर लगाएंगे, ग्रहों का। ग्रहों ने चक्कर लगाया सूर्य का, उपग्रह चक्कर लगाएंगे ग्रहों का। फॉर एग्जाम्पल, हमने उदाहरण देखा, पृथ्वी का एक ग्रह है चंद्रमा, उपग्रह है, सॉरी, चंद्रमा, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और फैक्ट लिखा हुआ है, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वो हैं 146, और ये आपके किसी एग्जाम में उत्तराखंड की पीवाईक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सभी ग्रहों में शनि के सबसे सर्वाधिक उपग्रह हैं जिनकी संख्या 146 है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, या तो प्राकृतिक या कृत्रिम। उपग्रहों के भी दो प्रकार होंगे, या तो प्राकृतिक होगा या कृत्रिम होगा। प्राकृतिक का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, जैसे पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा। और कृत्रिम के आप देख लो, जैसे अभी आपने देखा होगा एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स, उसने लगभग, उसका प्लान है एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से लगभग 4000 से 5000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाला है। तो जो सैटेलाइट्स हमारे द्वारा छोड़ी जाती हैं वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, लेकिन वो कैसे उपग्रह कहलाएंगे, हमारे कृत्रिम उपग्रह, ठीक हो गया। तो इससे आगे भी हम लोग चलते हैं। हमने देखना है, सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है, जो लगभग हमसे 15,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह अपनी ऊर्जा और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है, नाभिकीय संलयन विधि से। इस क्वेश्चन को आप लोग गलत मत करना, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो नाभिकीय संलयन वर्सेस नाभिकीय विखंडन। ये कभी हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जो सूर्य अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करता है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद में और आपको डिटेल में बताऊं तो अभी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, ठीक है। उन 8 ग्रहों को अगर मैं कैटेगरी में बांटूं तो उसमें हमारे 4 तो हैं आंतरिक ग्रह और 4 हैं हमारे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में क्या क्या है आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह में आपके क्या हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इनको आंतरिक और बाह्य हमने क्यों बोला, क्योंकि जो इसका विभाजन हो रहा है, आपको ये देखेंगे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो आपको डॉट दिख रहा है, ये है आपके क्षुद्र पिंड या उल्का पिंड, ठीक है। तो जो ग्रह हैं उनके बीच में क्या है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में क्या है, छोटे छोटे पिंड हैं जिन्होंने दोनों का विभाजन कर रखा है, तभी हम इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह और इनको बोलते हैं बाह्य गैसीय ग्रह। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और इनकी एक और खासियत है आपकी, इसको आप लोग और समझिएगा। जो आंतरिक ग्रह हैं, जैसा कि मैंने वहां पे लिखा है, वो ग्रह क्या हैं, आंतरिक ग्रह किस प्रकार के हैं, ठोस एवं कम गैसीय,
ठीक है। आंतरिक ग्रह हमारे कैसे हैं, ठोस एवं कम गैसीय, जबकि जो हमारे बाह्य ग्रह हैं वो क्या है, अधिक गैसीय। क्योंकि बाह्य ग्रहों का आकार आंतरिक ग्रहों से काफी बड़ा है, तो इस कारण क्या होता है, इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी आंतरिक ग्रहों से ज्यादा। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझनी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कम गैसीय क्यों है, ये अधिक गैसीय क्यों है। सबसे पहले तो आप जब इस फिगर को देखोगे तो ये है सूर्य के नजदीक वाले ग्रह, जितने भी आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य के काफी नजदीक हैं, और ये जो बाह्य ग्रह हैं इनकी दूरी सूर्य से काफी दूर है। ठीक है, हमने क्या देखा, ये सूर्य के नजदीक है और ये सूर्य से दूर है। ठीक है, इनके कम गैसीय होने का कारण भी सूर्य से इनकी निकटता है। क्योंकि क्या हुआ था, जब हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ था तो उस दौरान क्या हुआ था, काफी सौर पवनें चलती थी। ठीक है, काफी सौर पवनें चलती थी, तो क्या हुआ, जो आंतरिक ग्रह हैं क्योंकि ये सूर्य के काफी पास हैं, तो इन सौर पवनों के प्रभाव में आके इनकी जितनी भी ऊपर की गैसें थी वो सब एक साथ उड़ गई। इसका दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण कम है। गुरुत्वाकर्षण कम है तो क्या होता है, जितनी भी गैसेस हैं इन गैसों को ये ग्रह अपने आप में बांध के नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है तो गैसें क्या होती हैं, ऊपर ऊपर की ओर उड़ती जाती हैं हमारे धरातल से, जिस कारण क्या होता है, आंतरिक ग्रहों में गैस गैस की मात्रा कम है, तो इसे हम लोग कम गैसीय बोलते हैं। बाह्य ग्रह अधिक गैसीय क्यों है, इनमें भी आप यही दो लॉजिक ऐड करोगे। पहला तो सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी का क्या मतलब है कि सौर पवनों का कम प्रभाव। ठीक है, दूसरा आप यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी ऐड करोगे, इनका गुरुत्वाकर्षण कम है आंतरिक ग्रहों का, इनका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है क्योंकि इनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है तो गैसें क्या होती हैं, धरातल से बंधी रहती हैं। ठीक है, जिस कारण क्या है, बाह्य ग्रह अधिक गैसीय हैं और आंतरिक ग्रह कम गैसीय हैं। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। आपके अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, स्पेशली ग्रुप सी में, तो कम आएंगे। अगर आपको लगता है कि वो जो मैंने आपको बोर्ड में बताया अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ग्रह भी समझ लिए, कौन से आंतरिक हैं कौन से बाह्य हैं। और यहाँ पे मैंने एक आपके लिए GIF डाउनलोड किया है, इसमें आप देखोगे बीच में हमारा सन है, ये बीच में हमारा सन है, और जितने भी ग्रह हैं ये इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली इमेज में आप देखोगे बीच में हमारा सन है और क्या कर रहे हैं, ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब बात आती है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी के बारे में अगर आपको कुछ फैक्ट याद रखना है तो सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार ये तीसरा ग्रह है, जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा, बुध शुक्र पृथ्वी, ये तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार। और आकार के नंबर में ये हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका आकार कैसा है पृथ्वी का, भूआभ या अंडाकार है। ठीक है, इसको हम पृथ्वी को गोलाकार कभी नहीं बोलेंगे, ये अंडाकार है, लगभग ऐसा आकार है इसका। इसकी जब आप त्रिज्या निकालोगे तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कम है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो इस कारण इसका क्या है, शेप क्या है, थोड़ा सा जियोइड टाइप है या अंडाकार या भुआब आकृति है इसकी। उसके बाद आता है पृथ्वी का एक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखना है बेसिक, ये 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये दो और आपके लिए नए कीवर्ड्स हैं। क्षुद्र ग्रहों का क्या अर्थ है, तारे एवं ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो तारे और उपग्रह तो अपने सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा ही रहे हैं, उसके अलावा छोटे छोटे अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह।
उसके बाद आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड का क्या अर्थ है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। इस बात पे आप लोग अंडरलाइन करिएगा, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि तारे हमको गिरते हुए भी प्रतीत होते हैं। तो क्या होता है, जब ये उल्का पिंड अपना जो पैराबोलिक पाथ होता है उसमें चक्कर लगाने से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर ही गिरते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, उसके साथ एक घर्षण करते हैं और ये जलते हुए हमें नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ऐसे आएगा तो ऐसे पृथ्वी के धरातल पर गिर जाएगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा गिरते हुए तारे, इसे बोलते हैं। ये तो हो गया थोड़े बहुत बेसिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी का परिभ्रमण घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी का परिभ्रमण घूर्णन क्या है? इसमें भी आप लोगों को दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला तो है पृथ्वी दो प्रकार की अपनी गतियां करती है। पहला है परिक्रमण, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। दूसरा है परिभ्रमण, सॉरी, ये होगा आपका रिवॉल्यूशन। और ये है आपका परिभ्रमण, इसको बोलते हैं रोटेशन। हमने क्या देखा, पृथ्वी अपनी दो प्रकार की गतियां करती है। पहला है आपका परिक्रमण, दूसरा है आपका परिभ्रमण। इन दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक मंदिर है। अक्सर आपने सुना होगा कि मंदिर की परिक्रमा कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं, मंदिर के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो वही चीज पृथ्वी में भी अप्लाई होती है। जो ये हमारा सौर मंडल है, ये हमारा सन है। जब पृथ्वी इस दिशा में गति करे, सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे परिक्रमण, ठीक है। और दूसरा है परिभ्रमण, जब पृथ्वी अपने केवल अक्ष पर घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। जब पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण। ये शायद अभी आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर घूम रही है यहाँ पे, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की दिशा में, या इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये है पृथ्वी का परिभ्रमण। और ऊपर जो आपने यहाँ पे देखा, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे तो घूम ही रही है, साथ साथ इसका चक्कर भी लगा रही है सूर्य का, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये क्या है, परिक्रमण। ये दोनों ही टर्म्स आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों ही कीवर्ड्स पे, वो बन गई होगी, ठीक है। तो हमने देखा पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक पूरा चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में चक्कर पूरा करती है। और जो पृथ्वी के जो परिभ्रमण की गति है, रोटेशन की जो दिशा है, वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, या इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होता है हमारा दिन और रात, ठीक है। इसका परिणाम क्या होगा, हमारा दिन और रात। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सन है, इसकी सनलाइट इस पे पड़ेगी, जिस हिस्से पे पड़ेगी वहाँ पे दिन होगा और पिछले वाले हिस्से में रात होगी। जैसे ही पिछला वाला हिस्सा सन के सामने आ जाएगा घूम के, तो फिर उस वाले हिस्से में दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा पृथ्वी का सन से दूसरी साइड चले जाएगा वहाँ पे रात हो जाएगी। तो परिभ्रमण का हमने क्या देखा, परिणाम क्या होता है, दिन और रात। दूसरी चीज क्या आती है, परिक्रमण। परिक्रमण क्या है, जब पृथ्वी अपने पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये चक्कर कितने में लगता है, 365 दिन 6 घंटे में। पृथ्वी एक सूर्य का पूरा चक्कर कब लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में। और हमने जैसे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखा होगा, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। वो कैसे आता है, हर 365 दिन तो हर बार लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखो 6-6 घंटे हर साल ऐड हो रहे हैं। जैसे इस साल 6 घंटे ऐड हुए, अगले साल फिर 6 घंटे ऐड हुए, फिर अगले साल और 6 घंटे एक्स्ट्रा, चौथे साल एक और 6 घंटे एक्स्ट्रा। इन अगर चारों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे मतलब
एक दिन। तो इसीलिए क्या होता है, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसे आप बोलते हैं 29 फरवरी। ठीक है। और परिक्रमण का परिणाम क्या होगा? परिक्रमण का परिणाम क्या होता है कि 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका सन है, मैं एक ही पाथ अभी बना रहा हूं, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होता है, परिक्रमण का अपने अक्ष पे झुकाव और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाने के कारण जो हमारे डिफरेंस आता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, ऐसा राउंड शेप नहीं है। जैसे राउंड शेप मतलब ये सन है, तो हम पृथ्वी ऐसे चक्कर नहीं लगा रही है, पृथ्वी ऐसे पाथ में चक्कर लगा रही है। कभी वो सन से बहुत ज़्यादा दूर होगी, कभी वो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगी। तो इन सब का परिणाम क्या होता है परिक्रमण और परिक्रमण का? एक तो आपके दिनों में जो परिवर्तन आता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, साथ साथ जो भी आपकी ऋतुएं होती हैं। ठीक है, ऋतुएं जैसे क्या, आपकी ग्रीष्म ऋतु, आपकी शीत ऋतु या बसंत ऋतु, सभी ऋतुएं भी किस में डिपेंड करती हैं, परिक्रमण पर। ठीक है, एक और फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, 4 जुलाई के दिन क्या होता है, अर्थ और सन की दूरी मैक्सिमम होती है। 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी मैक्सिमम होती है और उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी और सन की दूरी मिनिमम होती है, उसको बोलते हैं हम उपसौर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, अगर ये दूरी मैक्सिमम है तो इसको हम बोलेंगे अपसौर, और ये दूरी अगर पृथ्वी इसका चक्कर लगाते लगाते कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाती है तो इस दूरी को बोलेंगे हम लोग उपसौर। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और उसकी आप लोगों को डेट भी याद करनी है, 4 जुलाई को अपसौर, 3 जुलाई को उपसौर। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिक है हमारे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का और पृथ्वी के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं, ये मैंने यहाँ पे कवर कर दी। तो इसके साथ अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट इसके साथ लिखने हैं तो आप वो भी मेरे साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ तो ग्रह सूर्य के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इस वाले पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बाहरी जो हमारा पाथ है उसके अंदर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें खुद बताइए कि जो सन के छोटे वाले पाथ में चक्कर लगा रहा है वो अधिक समय में सन की परिक्रमा पूरी करेगा या बाहर वाला अधिक समय में सन की परिक्रमा पूरी करेगा? डेफिनेटली जो ग्रह बाहर वाले पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं वो सन की परिक्रमा अधिक समय में, अधिक दिनों में पूरी करेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारा आंतरिक ग्रह, पृथ्वी यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, और इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब, या नेपच्यून, यूरेनस, ये सब बाहरी ग्रह हैं, तो इनका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको लंबे पाथ पे चक्कर लगाना है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हो यूनिवर्स या ब्रह्मांड से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं सूर्य की परिक्रमा में लगा समय सबसे कम किसका लगता है, जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा। वो क्या है, बुध ग्रह। इसको कितना टाइम लगता है, 88 डेज। ठीक है, और पृथ्वी का तो आपको पता ही है, लगभग 365 दिन। और सबसे अधिक समय लगता है नेपच्यून को, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। इसको कितना टाइम लगता है, लगभग 164 साल। जहां पृथ्वी 365 दिन में अपने सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है, नेपच्यून जो हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है उसको लगते हैं लगभग 164 साल। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड का बेसिक जो आप लोगों को जानना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। अब हम लोगों ने अपना ब्रह्मांड और पृथ्वी और चंद्रमा और जितने भी उपग्रह हैं या छोटे छोटे जो भी इसमें कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको समझा दिए।
अब हम लोग फोकस करेंगे केवल अपनी पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी के बारे में समझेंगे। देखो, पृथ्वी के बारे में आपको दो चीज़ें समझनी होंगी जिस सरफेस में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी में जनरली क्या करते हैं, जिस सरफेस में हम लोग रह रहे हैं उसके बाहरी आवरण का अध्ययन हम लोग करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं जियोलॉजी के अंदर, या उसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, क्योंकि हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी में केवल ज्योग्राफी पूछा जाता है तो केवल अभी हम लोग इसी को यहाँ पे कवर करेंगे। पृथ्वी के बाहरी आवरण का अध्ययन क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी, या उसको हम हिंदी में बोलेंगे भूगर्भ विज्ञान। तो जैसे ही हम लोग पृथ्वी के ऊपर फोकस करते हैं, सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पृथ्वी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका आकार में कौन सा क्रम है और इसका सूर्य से दूरी में कौन सा क्रम है। देखो, पृथ्वी के बारे में ये बड़ी अद्भुत बात है, ये जो है पृथ्वी हमारी, ये न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, जैसे गर्म ग्रह कौन से हैं जो सूर्य के पास हैं, बुध और शुक्र। ठंडे ग्रह कौन है जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं, या उनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। पृथ्वी की खासियत है ये ना तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, ये क्या है, कुल मिला के हमारे रहने योग्य अनुकूल है, रहने योग्य अनुकूल है। और हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग किससे घिरा है, जल से। ठीक है, ये बेसिक हो गया हमारे पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी के अंदर हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो पहला ही टॉपिक आता है अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात आती है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, जो भी हमारे ज्योग्राफी के जानकार थे उन्होंने अक्षांश और देशांतर क्यों बनाए हैं, इसका क्या यूज़ है हमारे उसमें। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अक्षांश एवं देशांतर का यूज, कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी अक्षांश और देशांतर बनाने की। ये चाहे तो जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आपको अगर ये अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप अपने नोट्स में ये बेसिक चीज़ें भी लिखते रहिएगा। आपकी क्या होगा, इससे किसी भी टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो पाएगी। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इन्फॉर्मेशन को केवल रटो। आप समझने के साथ अगर चीज़ों को याद रखोगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो इसका पहला यूज़ तो ये है कि पृथ्वी के किसी भाग पर उसकी सटीक स्थिति बताता है। सटीक स्थिति बताने के लिए। दूसरा क्या होगा आपका, समय निर्धारण के लिए। ये कैसे होगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तीसरा क्या होगा, नेविगेशन में आपको इससे हेल्प मिलेगी। जैसे आपने गूगल मैप में देखा होगा ना, जब आपको कहीं लोकेशन डालनी होती है तो आप जैसे ही लोकेशन डालते हो तो उसमें पूरा डिटेल लिख के आता है, 28 डिग्री 73 मिनट ऐसे करके पूरी डिटेल लिख के आती है जहाँ भी आप लोकेशन डालते हो। तो वो किसके आधार पर संभव हो पाया, अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही संभव हो पाया। ठीक है, अगर अक्षांश और देशांतर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैं बना देता हूँ इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया इंडिया। अब मैंने पूछा आप बता सकते हो आप कहाँ पे हो, मैंने आपसे आपकी लोकेशन पूछना चाहिए। आपने बोला इस बिंदु पर। आप एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता पाओगे, बस आप ये बता पाओगे कि मेरे अगल बगल ये दिख रहा है मुझे, ये है। तो कोई इंसान अगर आप तक पहुँचना भी चाहे तो वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए क्या यूज़ होती है, अक्षांश और देशांतर। और दोनों को हमको साथ में यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक के आधार पर आप बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल
ये मैंने एक अक्षांश रेखा खींची 28 डिग्री पे। अभी ये मैं थोड़ा सा आपको आगे का बता रहा हूँ, ये रेखाओं के बारे में और अक्षांश देशांतर के बारे में अभी आपको आने वाले समय में वो भी और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक अक्षांश रेखा गई ऐसी लेटी हुई 28 डिग्री अक्षांश रेखा है। आपने बोला, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ पे हो, आपने बोला मैं 28 डिग्री में बैठा हूँ। अब 28 डिग्री कहीं पे भी हो सकता है, ये पूरी लाइन ही 28 डिग्री है ना। हो सकता है आप यहाँ पे हो सकता है आप इस बिंदु पे बैठे हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आप बैठे हो सकते हो। मुझे आपकी एक्यूरेट लोकेशन पता करने के लिए आपसे अक्षांश और देशांतर दोनों की लोकेशन पता होनी चाहिए। अक्षांश क्या होती है, लेटी हुई रेखाएं, देशांतर क्या होती है, खड़ी रेखाएं ऐसी जो आती है पृथ्वी के ऊपर। ये माना देशांतर रेखा गई, ये एक और देशांतर रेखा गई, ये गई 31 डिग्री की माना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। आपने बोला 28 डिग्री अक्षांश, 31 डिग्री देशांतर। अब ऐसा पृथ्वी में केवल एक ही पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों चीजें एक दूसरे को काट रही हैं। 28 डिग्री अक्षांश भी आ गया यहाँ पे, ये आप देखो 28 डिग्री अक्षांश भी आ गया, 31 डिग्री देशांतर भी आ गया, और ये एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति है आप तक पहुँच पाएगा। तो क्या करा हमने, सटीक स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग यूज़ करते हैं, समय निर्धारण में करते हैं, और नेविगेशन में इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, ये अपने आप नोट्स में लिखते रहिएगा। पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये इनको हम बोलते हैं लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, 0 डिग्री वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसमें कुल 179 लाइन्स हैं, कुल 181 एंगल हैं। इसको भी मैं अभी आपको और डिटेल में बताता हूँ। मैं केवल अभी आपको अक्षांश रेखाएं बताऊंगा। ठीक है, इस वाले फिगर में मैंने अक्षांश रेखाएं क्या बोला, लेटी हुई रेखाएं, ऐसी रेखाएं। ठीक है, तो ये माना मैंने 0 डिग्री है, ये माना 23 डिग्री है, ये मान लिया 66 डिग्री है। ठीक है, ये जो तिरछी लेटी हुई रेखाएं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं के बारे में आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक पॉइंट, कुल 179 रेखाएं हैं और 181 एंगल हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 179 रेखाएं और 181 एंगल। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 179 रेखा, 181 एंगल। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि मैंने इसको ही 0 डिग्री क्यों बोला, इसको मैंने 23 डिग्री क्यों बोला, इसको मैंने 66 डिग्री क्यों बोला। अगर मैं आपको अर्थ को दो हिस्सों में काट कर बताऊं, ठीक है, ये मानो ये जो अर्थ है इसको मैंने बीच से काट दिया यहाँ पे, ये हो गया इसका पहला हिस्सा। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। ठीक है, ये इसका 0 डिग्री का एंगल है, ये माना मैंने अर्थ का केंद्र है, इस केंद्र को माना मैंने 0 डिग्री। ये भी अर्थ का केंद्र है इस वाले हिस्से का, 0 डिग्री। अब आप 0 डिग्री से अगर एक लाइन इस रेखा की तरफ खींचोगे, ये आएगा आपका 23 डिग्री पे आएगी वाली लाइन। एक और लाइन आप ऊपर की तरफ खींचोगे, ये आएंगी आपकी 66 डिग्री में लाइन। सेम इधर पे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने एक अर्थ को दो हिस्सों में बांटा है, तो फिर से ये क्या होगा, केंद्र बिंदु, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। फिर आप यहाँ से लाइन खींचोगे 23 डिग्री, एक लाइन और ऊपर खींचोगे 66 डिग्री, ऐसे ही आप नीचे खींचोगे फिर 23 डिग्री। तो ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इन काल्पनिक रेखाओं को, या जो मैंने काल्पनिक ये कोण माने थे, इनको एक तरीके से मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया, इसको 0 डिग्री से 0 डिग्री मिला दिया, 23 डिग्री से 23 डिग्री मिला दिया, ऐसे ही 66 से 66 मिला दिया। तो ये जो मैं लाइनों को मिला रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है ना लाइनें मिली हुई ऐसे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाई हुई है। अब क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो हमारा अर्थ है, ये 23 डिग्री वाली लाइन ये आपको सामने से दिख रही है, यही आपके पीछे से भी ऐसे घूम रही होगी, है कि नहीं।
ये आपको केवल सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, ऐसे ही अर्थ का जो पीछे का भाग होगा वहाँ भी ये लाइन ऐसे घूम के एक सर्कल बनाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। पिछले भाग में भी घूम के क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी। अगर मैं इस 23 डिग्री को यहाँ पे जूम करके लिख दूँ, या ये 0 डिग्री वाली लाइन को यहाँ पे मैं बनाऊँ, तो ये हो गया सामने का हिस्सा, ये पृथ्वी के पीछे घूम के ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये करीबन क्या है, एक सर्कल बना दे रही है पृथ्वी के चारों तरफ। ये लेटी हुई रेखा क्या कर रही है, एक सर्कल बना रही है। अब इस फैक्ट को आप लोग ध्यान से समझना, मैंने इस पे ऐसा क्यों लिखा है कि 181 एंगल होंगे। ठीक है, 181 एंगल ऐसे होंगे, एक एंगल तो हो गया 0 डिग्री का। ठीक है, इसके ऊपर को होंगे 90 डिग्री तक 90 एंगल। ठीक है, ऐसे ही साउथ में होंगे 90 डिग्री तक 90 एंगल। जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना कि 0 डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री, ऐसे ही जब आप यहाँ टॉप पे जाओगे तो ये टॉप का हिस्सा 90 डिग्री होगा, ऐसे ये नीचे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपने देखा केंद्र में तो 0 डिग्री है, इससे ऊपर को 90 डिग्री तक एंगल चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे लास्ट में 90 तक। ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे को भी 90 एंगल हैं। तो कुल एंगल बताओ कितने हो जाओगे, ऊपर हो गए 90 एंगल। ठीक है, 0 से ऊपर को कितने हो गए, 90 एंगल। 0 डिग्री से नीचे क्या हो गए, 90 एंगल। एक एंगल खुद कौन सा हो गया, 0 डिग्री वाला। टोटल कितने हो जाएंगे, 181। इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, 181 एंगल होते हैं। अच्छा, 179 रेखाएं होती हैं, ये मैंने क्यों लिखा, 179 रेखाओं का क्या मतलब है। ये देखो सर्किल जो है अक्षांश रेखाओं का 0 डिग्री पे सबसे बड़ा बनता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार ऐसा अंडाकार है ना, 0 डिग्री पे सबसे बड़ा बनेगा। यहाँ जो है 90 डिग्री, इस पर सबसे छोटा सर्कल बनेगा। तो सर्कल जैसे जैसे ऊपर को जाएगा छोटा छोटा होते जाएगा, और 90 डिग्री पे बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक पॉइंट बच जाता है। ऐसे ही नीचे को आएगा, साउथ पोल की तरफ ऐसी सर्कल बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे साउथ पोल के एकदम एंड पे पहुंचेगा सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जब घर में बॉल होगी तो बॉल में आप ऐसी ऐसी लाइन बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे, तो आप देखोगे कि बॉल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आप खाली एक डॉट बनाओगे, वहाँ पे एक सर्कल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या करो, ऊपर का एक सर्कल हटा दो जो डॉट बन गया था, नीचे का एक सर्कल हटा दो जो डॉट बन गया था। ठीक है, तो इन दो सर्कल को जब आप हटाओगे तो 181 माइनस 2 वो कितने बन जाएंगे आपके, 179 रेखाएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया, बट अगर आप ये फैक्ट भी ध्यान में रखो तो ये भी आपके लिए इनफ है। 179 रेखाएं और 181 एंगल, ये दोनों ही चीज़ें कैसे होंगी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देखना, इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देखना, जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये क्या करती है, हमारे पूरे अर्थ को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इस 0 डिग्री के लाइन के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी भाग को बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब चलते हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। कुल लाइनें, कुल 179 रेखाएं, कुल 181 एंगल। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और ये PYQ में पूछा गया, उत्तराखंड के ही शायद PCS में पूछा गया था। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, 181 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और ख़ास बात क्या है, ये दूरी हर रेखा के बीच में बराबर रहती है, यहाँ भी 111, यहाँ भी 111, यहाँ भी 111, यहाँ भी 111। ठीक है, हर दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो लगातार स्थिर रहती है 111 किलोमीटर की। ठीक है, चौथा है, पोल्स की तरह वृत्तों का आकार छोटा होता जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, पोल्स में केवल एक डॉट बन जाता है, वृत्त हम पूरा बनाना पॉसिबल वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, वही चौथी लाइन है। अच्छा, अक्षांश रेखाएं जो हैं इनका एप्लीकेशन क्या होता है, इन अक्षांश रेखाओं का यूज क्या है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं का क्या यूज़ है।
पहले इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट लिख लेना आप लोग। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, 23 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, 23 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, ये कैसे होगा मैंने ये भी आपको अभी इस एंगल वाले से बताया था। जैसे मैंने इसमें, सॉरी थोड़ा सा मिट गया है, जैसे मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री ऊपर भी 23.5 डिग्री, नीचे भी एक 23.5 डिग्री होगा। ऊपर तो है ही 23.5 डिग्री, एक नीचे भी होगा। तो ऊपर वाली लाइन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, कर्क रेखा। नीचे वाली लाइन को क्या बोल दिया हमने, मकर रेखा। ठीक है, तो जो पृथ्वी के केंद्र से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री की जो लाइन थी उसको बोला हमने कर्क, और साउथ की तरफ जो 23.5 डिग्री की लाइन थी उसको बोला हमने मकर। ये इसको और क्लियर मैं आपको समझाऊं, ये हो गई आपकी 0 डिग्री की रेखा। इससे जो पृथ्वी का एक केंद्र है, इससे जो ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री का एक लाइन बनेगी, ये हो जाएगी आपकी कर्क। और साउथ की तरफ जो 23.5 डिग्री की जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। ठीक है, भारत के बारे में आपको पता होगा, भारत क्या है, कर्क रेखा पे स्थित देश है। ठीक है, और क्या होता है इसके बारे में और फैक्ट अगर आप लिखोगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, अब उन 8 राज्यों के नाम क्या क्या हैं, सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और आठवां आएगा आपका मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से ऊपर, और उन 8 के 8 राज्यों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस हैं, तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, 8 राज्यों से होकर क्या होता है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, इन अक्षांश रेखाओं का एक और यूज है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसका एक और एप्लीकेशन है। ये क्या करती हैं, जो पृथ्वी पर सूर्य का जो ताप पड़ रहा है, पृथ्वी की जो सनलाइट हो, सूर्य की जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पर पड़ रही है, उसके आधार पर भी ये क्या करती हैं, कर्क रेखाएं पृथ्वी का विभाजन कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र होता है, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच का भाग। ठीक है, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच का भाग। इसकी खासियत क्या होती है, सभी अक्षांशों पर सूर्य का ताप दोपहर में सिर के ऊपर। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, सभी अक्षांशों पर सूर्य का ताप दोपहर में एक बार सिर के ऊपर होगा, और ये क्या होगा, वर्ष में एक बार। जैसे नॉर्थ पोल में कौन सा दिन है, वो 21 जून। ठीक है,
वर्ष में एक बार। ठीक है, इसको मैं आपको और समझाता हूँ। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हालांकि साइज तो सन का काफ़ी बड़ा है अर्थ से, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया है। सनलाइट जब यहाँ पे सीधी पड़े, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके 0 डिग्री दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ मैं 23 डिग्री, और ये हो गया आपका 23 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र ये वाला। ठीक है, और नीचे भी ऐसी क्या आएगा, 23 डिग्री साउथ वाला। ठीक है, सन की लाइट जिस एरिया में डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इसकी विशेषता मैंने आपको लिखाई कि वर्ष में एक बार क्या होगा, सूर्य का ताप दोपहर में एक बार ठीक सर के ऊपर होगा। दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ पे तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखोगे, ये तो हो गया 0 डिग्री वाला। अब ये वाले एरियाज भी तो बचे ना यहाँ पे, ये जो है, इसको अलग पेन से बना देता हूँ। अब देखो, सन की लाइट इस वाले हिस्से में जो 23 डिग्री से ऊपर का हिस्सा है, और यहाँ पे भी 23 डिग्री से जो नीचे का हिस्सा है, इस पे क्या कर रहा है, अपेक्षाकृत सन की लाइट क्या थोड़ा सा तिरछी पड़ रही है ना। इस पे तो डायरेक्ट पड़ रही है, इस वाले पे 23 डिग्री से ऊपर का भाग और 23 डिग्री से साउथ का भाग, इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट थोड़ी सी तिरछी पड़ रही है। इसका परिणाम क्या होगा, सूर्य ताप कम पहुंचेगा, कम, और इसका परिणाम क्या हो जाएगा, और तापमान कम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। इसको मैं अगर अलग तरीके से बताऊं तो आप ये समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं ये लाइन खींच दूं, इसको बोल दूं मैं 0 डिग्री, इसको बोल दूं मैं 23.5 डिग्री, यहाँ भी मैंने बोल दिया 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया 66.5 डिग्री, ऐसे ही साउथ में भी आएगा 66.5 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये वाला 90 डिग्री सबसे उत्तरी भाग, ये आ जाएगा 90 डिग्री सबसे दक्षिणी भाग। ठीक है, और ये डिग्री कैसे बनते हैं ये मैंने आपको ऊपर बताया था, पृथ्वी के केंद्र को मानकर जो हमने एंगल बनाए थे ना, उन्हीं के आधार पर मैं ये डिग्रियों को लिख रहा हूँ कि ये 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी के केंद्र से 66 डिग्री, ये पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री। तो ये मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है। ठीक है, इस आधार पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, और ताप के आधार पर अगर मैं पृथ्वी का विभाजन करूं, तो आप लोग बताइए, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, 23 हाफ नॉर्थ टू 23 हाफ साउथ, उष्ण कटिबंध। ये आप लोग क्या करोगे, फिगर अपनी नोटबुक पे बनाओगे, 23.5 से 66 डिग्री साउथ, और ऐसे ही ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ वाले में, इस वाले को बोलेंगे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, शीतोष्ण। अच्छा, अब 66 डिग्री हाफ से 90 डिग्री तक जो सबसे लास्ट छोर है, ऊपर उत्तरी भाग में भी और दक्षिणी भाग में भी, इसको बोलेंगे हम लोग शीत कटिबंध। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें क्या क्या है, हमने अक्षांश के आधार पर, किस किस के आधार पर हमने विभाजन किया, एक तो अक्षांश प्लस सूर्य ताप के आधार पर, अक्षांश और सूर्य ताप के आधार पर हमने पृथ्वी का विभाजन कर दिया है। उसमें सबसे पहला भाग है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये वाला, ये आप लोग अपनी नोटबुक पे बनाओगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, इसको मत बनाना, इस वाले को बनाना जो इतना सा है। ठीक है,
ये लिख दिया मैंने 0 डिग्री के बारे में। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। अब आप लोग ये समझ जाओगे ना कौन सा वाला मैं भाग बोल रहा हूँ। 23.5 डिग्री से 63.5 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए। ठीक है, इसके बारे में आप लोग क्या क्या पॉइंट लिखोगे? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग क्या बनाओगे? शीत कटिबंध। ठीक है, और ये कौन सा वाला भाग होगा आप लोग बताइए? 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री। कहाँ? दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए। इसके बारे में आप लोग क्या लिखोगे? सूर्य किरणें अधिक तिरछी पड़ेंगी। ऐसे ही आप लोग अपनी नोटबुक्स में भी लिखते रहना। अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे? सर्वाधिक ठंडे क्षेत्र, और ब्रैकेट में लिखोगे सूर्य किरण के आधार पर। क्योंकि किसी भी भाग का ठंडा होना केवल सूर्य की किरणों के आधार पर ही हम उसको क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो आप बोल दोगे कि नेपाल जो है हमारा, वो तो बिल्कुल यहाँ पे स्थित है, और वहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है वो, उसमें तो बहुत ठंडा होता है। तो सर आप तो बोल रहे हो कि सूर्य की किरणों के आधार पर होगा। नहीं, आपने तो बोल दिया कि सबसे ठंडा क्षेत्र होगा, लेकिन ये ऊपर जाके ठंडा क्षेत्र कैसे हो गया? नेपाल तो बिल्कुल 0 डिग्री में लगभग कर्क रेखा में स्थित है, फिर भी वहाँ की जो चोटियाँ हैं सबसे ज़्यादा ठंडी हैं। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी स्थान का ठंडा होना केवल सूर्य किरणों पर ही डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए और भी फैक्टर्स काम करते हैं। ये हम लोग आने वाली क्लासेस में समझेंगे। लेकिन सूर्य किरण के आधार पर सबसे ठंडा जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध क्षेत्र होंगे, जिनका एरिया क्या है? 66 डिग्री से 90 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स पे। ठीक है, ये एप्लीकेशन पार्ट आ गए हमारे किसके? अक्षांश रेखाओं के। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर मैंने आपको बेसिक फैक्ट बताए अक्षांश रेखाओं के, और इसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझाई कि कुल 181 एंगल कैसे हैं, कुल 179 रेखाएं कैसे हैं। कुछ बेसिक फैक्ट लिखाने के बाद मैंने आपको इसके अक्षांश रेखाओं के एप्लीकेशन पार्ट बताए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, या उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। प्लस इससे हम लोग क्या सीखेंगे? टाइम जोन कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक कवर करते हुए मैं आपकी पूरी ज्योग्राफी इसी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। ज्योग्राफी के साथ साथ जो भी अदर हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जीएस के चाहे उत्तराखंड के, आपको पढ़ाने का फॉर्मेट लगभग सेम ही रहेगा। अगर इस संबंधी आपके कोई भी डाउट हैं तो आप लोग क्या करोगे? पेड जो हमारा बैच बनेगा उसको आप ज्वाइन करके अपने डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की क्लास, और ये मैं डेमो के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा था। और आने वाले लेक्चर भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग होंगे, जिसमें सभी डायमेंशंस को कवर किया जाएगा, सभी PYQs को ध्यान में रखकर आपकी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, और किसी भी टॉपिक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर की जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।